वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 2। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट 2। डबल कमोडिटी केस। देखो, इस केस का नाम सुनते हैं हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर दो कमोडिटीज की बात की गई है। इन दिस केस द कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटीज, कि इस केस में जो कंज्यूमर है वो दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, मतलब जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगा, उसके लिए कंडीशन है एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम। जैसा हमें पता है कि इसके अंदर दो कमोडिटीज़ हैं, तो एक कमोडिटी का नाम x रख देते हैं और दूसरे वाली कमोडिटी का नाम y रख देते हैं। तो x वाली कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम एम यू एक्स लिख देते हैं और y वाली कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम एम यू वाई लिख देते हैं। और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे इन्हीं के प्राइस से, मतलब पी एक्स मतलब x वाली कमोडिटी का प्राइस, पी वाई मतलब y वाली कमोडिटी का प्राइस, और इक्वल्स टू में जो एम यू एम है उसका मतलब है आपको जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो। और इसी कंडीशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई इक्वल्स टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम, इस तरीके से। इन दिस केस प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर सेम। इस केस में दोनों गुड्स का, दोनों कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो जो हमारी पहली कंडीशन थी, मतलब एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम। तो अब क्योंकि हमारे दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस सेम है तो हमारा पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई हो गया 1। ठीक है, नाउ एज्यूमिंग एम यू एम इक्वल्स टू 1। अब आपने एज्यूम करना है कि हमारा जो एम यू एम है वो 1 है। Now the consumer would be at equilibrium when within his income his MUX divided by MUY equals to 1। मतलब कि अब जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तब पहुंचेगा तब उसकी इनकम में ही उसे दोनों गुड से, दोनों कमोडिटी से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, देखो इक्वली मिलेगा ना, यहाँ पे देखो लिखा एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई इक्वल्स टू 1। 1 कब आएगा? फॉर एग्जाम्पल कि उसे एम यू एक्स से भी 7 न्यूटल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और एम यू वाई से भी उसे 7 न्यूटल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 1 आएगा, है ना, मतलब उसे दोनों से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। नेक्स्ट स्केड्यूल देखो, यूनिट्स 1 2 3 4 5। यहाँ पे एम यू ऑफ ए लिखा है, आप ए को एक्स समझ लो और बी को वाई। तो ये सेटिस्फैक्शन लिखेंगे, जब आपने फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम किया तो आपको एक्स से मिले 10 और वाई से मिला 9। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सेटिस्फैक्शन लिखे हैं 10 8 7 5 3 और वाई के 9 7 6 4 2। अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं नीचे। एजम्पशन इज दैट द कंज्यूमर हैज़ ओनली ₹5। अब एक और एजम्पशन है कि हमारे कंज्यूमर के पास सिर्फ 5 रुपये हैं। हेयर इफ़ द कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल हिज ₹5 ऑन ए, अगर जो कंज्यूमर है वो अपने सारे पैसे ए वाली कमोडिटी पे, मतलब एक्स वाली कमोडिटी पे अगर वो स्पेंड करता है, देन ही गेट 33 यूटिल्स, तो उसे 33 यूटिल्स मिलेंगे। अब यूटिल्स क्या होते हैं? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, और ये 33 कैसे आया? हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला है ए से, मतलब कि एक्स से, उनको ऐड कर दो, मतलब 10 + 8 + 7 + 5 + 3, तो इनका टोटल आएगा 33। ठीक है, वेयर एज इफ़ ही कंज्यूम ऑल बी, अगर जो कंज्यूमर है वो अपने पूरे 5 रुपये अगर वो बी पे लगाता, मतलब वाई पे लगाता है, देन ही गेट 28 यूटिल्स, तो उसे 28 यूटिल्स मिलेंगे। और 28 कैसे आया? उन सेटिस्फैक्शन को ऐड कर दो, मतलब 9 + 7 + 6 + 4 + 2, तो इनको टोटल करके आएगा 28। बट इन दिस मैनर ही वुड बी कंज्यूमिंग 1 गुड, लेकिन अगर वो इस तरीके से अपने पैसे लगाएगा तो वो एक ही गुड कंज्यूम कर पाएगा। ठीक है, अगर वो पूरा ए पे लगाता है तो उसे 33 यूटिल्स मिलेंगे, अगर वो पूरे पैसे बी पे लगाता है तो उसे 28 यूटिल्स मिलेंगे। ठीक है,
लेकिन ये केस कौन सा है, डबल कमोडिटी केस, और हमारी स्टार्टिंग लाइन ही यही थी कि इस केस में जो कंज्यूमर है वो दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है, तो इस तरीके से तो वो सिर्फ एक ही कर पाएगा, तो मतलब इस तरीके से वो नहीं कर सकता। बट इफ़ ही ₹1 on A and ₹2 on B and so on, इट मीन्स, इसके बीच में एक स्पेंड वर्ड मतलब थोड़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब ये है कि इफ़ ही स्पेंड ₹1 on A, अगर वो फर्स्ट रुपी मतलब ₹1 पहले वो ए पे लगाता है और फिर दूसरा बी पे लगाएगा, सो ऑन, अगर वो ऐसे लगाता जाएगा, मतलब फर्स्ट लगाया उसने ए पे, सेकंड बी पे, फिर दोबारा थर्ड ए पे, फिर फोर्थ बी पे, और फिर फिफ्थ आ गया ए पे, देन बाय स्पेंडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ रुपी, जब उसने अपना चौथा और पांचवा रुपी खर्च किया, हिज MU इज सेम, उनका जो MU है वो सेम होगा फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B। ठीक है, कैसे, देखो इसका अगर फोर्थ रुपी देखा जाए B का तो 7 आ रहा है सेटिस्फैक्शन, और A का अगर फिफ्थ रुपी देखा जाए तो इसका सेटिस्फैक्शन भी 7 आ रहा है। तो अगर दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम है, मतलब दोनों के 7 न्यूटन्स आ रहे हैं, तो हमारी जो कंडीशन थी MUX डिवाइडेड बाई MUY इक्वल्स टू 1, तो वो पूरी होगी। अगर आप 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कंडीशन को लिखते हैं दोबारा से, MUX डिवाइडेड बाई MUY इक्वल्स टू PX डिवाइडेड बाई PY इक्वल्स टू MUM। अब हमारा x का सेटिस्फैक्शन भी 7 आ गया और y का सेटिस्फैक्शन भी 7 आ गया, और हमारा जो px और py है वो हमने पहले एज्यूम कर लिया था कि 1 है, और MUM भी हमने पहले एज्यूम कर लिया था कि 1 है। अगर आप इन तीनों को आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, बाय कंज्यूमिंग इन सच अ मैनर ही गेट मैक्सिमम यूटिल्स, अगर वो इस तरीके से अपने रुपी को मतलब उनके ऊपर लगाएगा तो उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कैसे, देखो फर्स्ट रुपीज़ को कितने सेटिस्फैक्शन मिला 10, सेकंड से उसको मिला 9, थर्ड से उसे मिला 8, फोर्थ से मिला 7 और फिफ्थ से मिला 7। अगर आप इन पांचों को ऐड करोगे तो इसे सबसे ज़्यादा यूटिल्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब देखो ए पे किया उसने तो 33 थे, बी पे किया तो 28, और अब इन 5 को टोटल करके बताना कि कितने यूटिल्स होंगे, और जो भी जितना भी यूटिल आएगा वो उन दोनों से ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। इट इज़ अ कर्व शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इट मीन्स कि इंडिफरेंस कर्व एक कर्व होता है जो हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स, मतलब दो गुड्स के हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करता है, और उन दोनों गुड से हमें सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व एक कर्व होता है जो दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें शो करता है, और उन दोनों गुड्स से हमें सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्केड्यूल। स्टार्टिंग देखो कैसे, कॉम्बिनेशन ABCD, उसके बाद गुड X, गुड Y, और उसके बाद MRS। यहाँ पे गुड X में देखो, यहाँ पे जो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1 फिर 2 3 4, मतलब 1 यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो गुड Y है वहाँ पे स्टार्टिंग में तो 8 है, लेकिन उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, मतलब 8 4 2 1। तो MRS कैसे निकलेगा, MRS का फॉर्मूला होता है, मतलब इसका फॉर्मूला है चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन X, और हमने Y को ही ऊपर क्यों रखा, क्योंकि हमें ऊपर रखना होता है जिसमें हमें लॉस हो रहा है, तो हमें यहाँ पे लॉस कहाँ हो रहा है, Y में, इसलिए हमने Y को ऊपर रखा, मतलब चेंज इन Y को हमने डिवाइड करेंगे चेंज इन X से। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग का तो ब्लैंक, कुछ भी नहीं, नील। उसके बाद नेक्स्ट देखो Y में 8 से 4 हो गया, मतलब 4 डिक्रीज कर गया, सो 4 डिवाइडेड बाय X में देखो X का पहले 1 था फिर 2, कितना चेंज आया 1, मतलब 4 को डिवाइड कर दो 1 से, तो आपका MRS क्या आ गया 4:1। फिर ऐसे C का निकालेंगे तो 4 से 2 पे कितना चेंज आ गया 2, मतलब 2 डिवाइडेड बाय, और X में 2 से 3 में कितना चेंज आ गया 1, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका MRS आ गया 2:1। ऐसे D का निकालेंगे कि Y में कितना चेंज आ रहा है 2 से 1 पे चला गया, मतलब 1, और X में 3 से 4 पे चला गया, मतलब 1, तो आप 1 को डिवाइड कर दोगे 1 से
तो आपका MRS आ जाएगा 1:1। इसके बाद इसका कर्व देखो, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के, ठीक है। और कॉन्वेक्स आप कैसे याद रखोगे, देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कर्व दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। जो कॉनकेव होता है ना वो केव की तरह होता है, मतलब उसका ऐसे अंदर की तरफ होता है वो कर्व, लेकिन हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो उसका अपोजिट है, मतलब ये कॉन्वेक्स है। तो आप ये याद रखना कि कॉनकेव वाला जो कर्व होता है वो हमेशा अंदर की तरफ होता है, लेकिन हमारा इंडिफरेंस कर्व है कॉन्वेक्स, तो इसका हमेशा ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये कॉन्वेक्स है तो इसका इस तरीके से कर्व बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, assumption of indifference curve. First assumption, consumer behaves rationally, he always tries to maximize his satisfaction. It means जो consumer होता है वो हमेशा rationally behave करता है। rationally मतलब कि वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा satisfaction मिले, और जो ज़्यादा से ज़्यादा satisfaction की जो कोशिश में रहता है उसी को हम rational कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो कंज्यूमर होता है वो अपने सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे रैंक करता है कमोडिटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल कि आपने चॉकलेट खाई, तो चॉकलेट खा के आपको मतलब हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिला, तो आपने फर्स्ट नंबर पे चॉकलेट को दे दिया। क्यों? क्योंकि आपको उसमें हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन फील हुआ था इसलिए। उसके बाद आपने टॉफ़ी खाई, तो टॉफ़ी खा के आपको चॉकलेट के जितना सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ, उससे थोड़ा कम हुआ, तो आपने फिर टॉफ़ी को सेकंड नंबर पे रैंक कर दिया, ठीक है। ऐसे ही कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे वो ऐसे कमोडिटीज़ को रैंक करता है, ठीक है। थर्ड असम्पशन, प्राइस एंड इनकम ऑफ गुड एंड कंज्यूमर आर गिवन, मतलब कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस और कंज्यूमर की इनकम आपको गिवन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ ए कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा उसी कमोडिटी को प्रिफर करेगा जिस कमोडिटी को कंज्यूम करके उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई आपको चॉइस दे कि आपने चॉकलेट खरीदनी है टॉफ़ी खरीदनी है, तो आप चॉकलेट की तरफ ही तो जाओगे। क्यों? क्योंकि चॉकलेट खा के आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है इसलिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS, क्योंकि हमारा जो MRS है वो डिमिनिश करता है, मतलब धीरे धीरे घटता है, जिसकी वजह से वो कॉन्वेक्स होता है। MRS का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक गुड ज़्यादा कंज्यूम करना है तो आपने अपने दूसरे गुड का कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समझे। फॉर एग्जाम्पल आपने टॉफ़ी ज़्यादा खानी है, ठीक है। तो अगर आपने टॉफ़ी ज़्यादा खानी है तो आपने आपकी जो दूसरी कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल दूसरी है चॉकलेट, तो आपने चॉकलेट का एक यूनिट कम करना पड़ेगा, फिर वहाँ के जो पैसे बचेंगे उसको आपने टॉफ़ी में लगाना पड़ेगा, और इसकी वजह से आप टॉफ़ी को ज़्यादा कंज्यूम कर पाओगे। मतलब कि अगर आपने एक यूनिट गेन करनी है, अगर आपने एक यूनिट ज़्यादा खानी है, तो आपने अपनी दूसरे यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जिस रेट से आपका ये मतलब प्लस और माइनस होता है, उस रेट को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि 4:01, 2:01, ये जो मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक गुड तो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब वहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और दूसरा गुड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, मतलब वहाँ पे गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो रेट है जो आपने निकाला डिवाइड करके, उसी को तो हमने क्या बोलते हैं? MRS, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, समझ गए। MRS डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो तो धीरे धीरे उस कमोडिटी से आपको जो सेटिस्फैक्शन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका जो MRS है वो डिक्लाइन कर रहा है, धीरे धीरे
घटता चला जाता है। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट MRS इंडिकेट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब देखो MRS की वजह से आपके जो कर्व का जो शेप है वो कॉन्वेक्स होता है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात हो गई कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, मतलब जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स जो शेप है वो MRS को ही इंडिकेट करती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, indifference curve slopes downward. It means that a consumer consumes more of one good, he must consume less of other good. It means कि जब कोई कंज्यूमर एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे गुड को कम कंज्यूम कर रहा है, लेस कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इट हैपन्स, ऐसा होता है। क्यों? बिकॉज इफ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड, अगर कंज्यूमर ने डिसाइड कर लिया कि उसे वन गुड की यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम करनी है, फॉर एग्जांपल वन गुड है आपका एप्पल, तो अगर उसने सोच लिया कि उसे एप्पल्स को ज़्यादा कंज्यूम करना है, सो ही विल हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर गुड, तो उसे अपने दूसरे गुड की जो यूनिट्स हैं उन्हें रिड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? देखो अगर उसने एप्पल ज़्यादा खाने तो ज़्यादा पैसे वो एप्पल्स पे लगाएगा, तो अगर वो कोई दूसरा फ्रूट खरीदने वाला होगा तो वो दूसरा फ्रूट क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसने खाने तो एप्पल लिए है ना, इसलिए। और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जो यूटिलिटी होती है वो तो सेम होती है, मतलब उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो तो सेम होता है, लेकिन हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्यों? देखो आप वाई एक्सिस पे ले लो गुड ए मतलब एप्पल्स, और एक्स एक्सिस पे ले लो आपका जो ऑरेंज फ्रूट है वो। ठीक है, तो अब उसने एप्पल्स ज़्यादा खाए, सपोज 5, और उसने फिर आप ऑरेंजेस कम खाई, सपोज 2, तो ये, तो अब आप इसको ऐसे जॉइन कर दोगे, ग्राफ बनाओगे, तो ये इस तरीके का बन गया। अब जो स्लोप होगा कर्व का इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो ये स्लोप बन रहा है वो क्या है? वो डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड कैसे? देखो नॉर्मल स्लोप बनता है ऐसा। ठीक है, तो अब आप इसको और इसको देखो तो आपको पता चल रहा है ना कि ये नॉर्मल कर्व है, लेकिन ये क्या है? ये डाउनवर्ड बन रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है। समझ रहे हो? इसलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट, हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। Higher IC represent large bundle of goods, which means more utility because of monotonic preferences. It means हमारा जो higher IC होगा, मतलब जो सबसे ऊपर वाला जो IC होगा, इंडिफरेंस कर्व होगा, वो हमेशा लार्ज बंडल को रिप्रेजेंट करता है। लार्ज बंडल को मतलब जिससे आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला उस बंडल को। क्यों? बिकॉज ऑफ मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस, मतलब कि कंज्यूमर हमेशा उसी बंडल को चूज करता है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हमारा जो हायर IC होगा वो उसी सेटिस्फैक्शन को शो करेगा, तो मतलब हायर IC हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे को कट करके वो नहीं निकल सकते। क्यों? बिकॉज इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो कभी सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन शो नहीं कर सकते। ऐसा कभी हो सकता है कि एक गुड़ को खा के भी आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिला और उसी सेम पॉइंट पे आपने दूसरा गुड़ खाया तो दूसरे वाले को खा के भी आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिला? ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो IC है वो तो हमारे सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है। अगर आपने कोई एक बंडल चूज़ किया है, आपने कोई चीज़ पहले क्यों खाते हैं? क्योंकि आपको पता होता है कि इससे आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसलिए आप हमेशा उसको फर्स्ट नंबर पे रखते हो। तो उसके बाद में आप जो भी खाओगे तो वो आपको उस लेवल का सेटिस्फैक्शन तो नहीं देगा, उससे थोड़ा सा कम देगा वो। ठीक है, तो हमारा जो IC होता है वो हमेशा, मतलब जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला आपको वो हायर IC, फिर जो थोड़ा सा और कम मिला सेटिस्फैक्शन वो उससे थोड़ा नीचे वाला। तो अगर ये ऐसे ऊपर और नीचे रहेंगे तो ये एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? मतलब ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना वो कभी भी एक टाइम पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ टच नहीं कर सकता। क्यों? एज इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स नॉट वन गुड, क्योंकि ये हमें हमेशा दो गुड के कॉम्बिनेशंस को हमें शो करता है, ना कि कभी भी एक गुड के कॉम्बिनेशन को। समझे कैसे? देखो जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आपने एप्पल्स को ज़्यादा कंज्यूम किया
और ऑरेंजेस को कम कंज्यूम किया। तो आपका कर्व कैसा बन रहा था, मतलब वो आपके वाई एक्सिस को तो टच कर रहा था लेकिन वो आपके एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा था। मतलब कि आपका इंडिफरेंस कर्व एक बार में या तो सिर्फ वो वाई को ही टच करेगा या फिर वो एक्स एक्सिस को ही टच करेगा, कभी भी वो दोनों को टच नहीं कर सकता। कांट बी पॉसिबल एज कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड एट अ टाइम। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कंज्यूमर एक ही टाइम पे दो गुड्स को कंज्यूम कर ले। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस मैप। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ICs रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब कि इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं जो आपको डिफरेंट लेवल के सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। ठीक है, देखो वैसे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपने अभी तक सिर्फ एक ही कर्व देखा तो वो सिंपल आपका इंडिफरेंस कर्व था, लेकिन जब आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ में जब आपको 2-3 ICs देखने को मिलेंगे तो उस कलेक्शन को हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। और वो जो बहुत सारे ICs होते हैं, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, वो हमें क्या शो करते हैं, वो हमें डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। क्योंकि जो सबसे ऊपर वाला होगा वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन शो करेगा, जो उससे थोड़ा नीचे का होगा वो थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन, और जो सबसे एंड का होगा मतलब वो हमें सबसे कम सेटिस्फैक्शन शो करेगा। समझे? तो इसे हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। मतलब कि जिसके अंदर बहुत सारे ICs आ जाते हैं वो इंडिफरेंस मैप बन जाता है। ठीक है।